सामीन गरामी, खिलाफत उस्मानिया का असल बानी अर्तुगरुल गाजी का पोता और खान उस्मान गाजी का बेटा था। तुर्क उसे आर खान भी कहते हैं। वो 1281 ईस्वी में सोगोत में पैदा हुए। उनका बचपन अपने दादा की गोद में गुजरा। वो अपने दादा अर्तुगरुल का पसंदीदा पोता था। अर्तुगरुल उसे अपनी जवानी के मेहमात के किस्से सुनाता रहता। जमीन पर तलवार से दुनिया का नक्शा बनाकर पोते की तरबियत करता। इब्न अरबी की पेशगोई उसे सुनाता और फिर ओरहान से कहता, तुमने ये सारे शहर फतेह और मेरे नाम के सिक्के जारी करने हैं। तुम अगर ये ना कर सको तो तुम अपने बेटों को मेरी कब्र पर लाकर उन्हें बताना कि यहाँ एक शख्स सो रहा है जिसने दुनिया के सबसे बड़ी इस्लामी रियासत का ख्वाब देखा था। ओरहान ने ये बात पल्ले बांध ली। अर्तुगरुल 1288 ईस्वी में इंतकाल कर गए। ओरहान की उम्र इस वक्त 7 साल थी। वो जवान होने तक रोज दादा की कब्र पर हाजिरी देता और कब्र के सरहाने खड़े होकर दादा का ख्वाब दोहराता रहता। वो उस्मान गाजी के साथ मिलकर सोगोत के दाएं बाएं मौजूद किले भी फतह करता रहा। सन 1300 ईस्वी में इलाके की चारों बड़ी रियासतें जवाल पजीर हो गई और सल्जूकी रियासत खत्म हो गई। अयूबी सल्तनत कमजोर हो रही थी। बाज़ंतीनी एम्पायर के ईंटें भी गिर रही थी और मंगोलों का तूफान भी सिमट कर चीन तक महदूद हो गया। एशियाई कोचक में इस वक्त गिरे हुए किले खाक उड़ाते शहरों, महल्लात और गुजरे वक्त के नोहों के सिवा कुछ न था। लेकिन आप कुदरत का मौजज़ा देखिए। इसी खून अशाम दौर में 2 नई ताकतें पैदा हो गई। कजाकिस्तान में अमीर तैमूर ने जन्म ले लिया और तुर्की में अर्तुगरुल का खानदान सर उठाने लगा। अमीर तैमूर और खान दोनों के दौर में ज्यादा फर्क नहीं। अमीर तैमूर ने और खान के पोते बायजीद को 1402 ईस्वी में अंकरा में शिकस्त दी। ये दोनों ताकतें बहरान में उभरी और देखते ही देखते तारीख बन गई। प्यारे दोस्तों, और खान ने 1326 ईस्वी में उस्मान गाजी के इंतकाल के बाद इक़्तिदार संभाला। उस्मानी सल्तनत इस वक्त सोगोत से शुरू होती हुई 100 किलोमीटर बाद बोरसा में खत्म हो जाती, लेकिन और खान ने इसके बावजूद न सिर्फ अपना सिक्का जारी किया बल्कि अपनी रियासत का आईन, कानून और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम भी बनाया। ये और खान था जिसने अपने दादा अर्तुगरुल की दास्तान लिखवाई और इसके नाम का सिक्का जारी किया। ये वही सिक्का था जो आगे चलकर ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल का महरब बना। अर्तुगरुल खानदान ने यह फैसला किया था कि वो इस्लामी दुनिया के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उनका फोकस बाज़ंतीनी रियासत होगी, लिहाजा ये सिर्फ इनके किलों पर हमले करते थे। और खान ने बोरसा के बाद अजनीक, अजमेत और कराची के किले फतेह कर लिए। आप ड्रामा अर्तुगरुल में बार बार निकोसिया और निकोमेडिया का जिक्र सुन रहे होंगे। निकोसिया आजकल के साइप्रस का दारुल हुकूमत है, जबकि निकोमेडिया यूनान का शहर था। दोनों शहर 14वीं सदी में अहम और बड़े होते थे और खान ने ये भी फतेह कर लिए। ये उसके बाद साबिक सल्जूकी रियासत के शिमाल मशरक इलाकों की तरफ बढ़ा और आधा अनातोलिया भी ले लिया और फिर ये आज के तुर्कमेनिस्तान की तरफ मुड़ गए और इसका अच्छा खासा हिस्सा भी काबू कर लिया। बाज़ंतीनी हुकूमत इनसे घबराती थी, चुनाचे बाज़ंतीनी बादशाह जॉन शिशम ने इनके साथ अमन मुआहदा किया और अपनी साहबजादी थियोडोरा इनके औकत में दे दी। ये पहला तुर्क सुल्तान था जिसने गेल्जीपोली और अंकारा फतह कर लिया था। इसने गवर्नेंस का एक मॉडल भी तख्लीक किया था। प्यारे दोस्तों, और खान ने रियासत को मुख्तलिफ सूबों और जिलों में तकसीम किया और हर जिलेदार को मुख्तलिफ रंग का झंडा दे दिया। इन झंडों की वजह से इसके जिले संजाब कहलाते थे। इसने जिलेदारों को अपनी फौज बनाने और टैक्स जमा करने का और अपने करीब इलाके फतह करने का इख्तियार भी दे दिया था। इस हिकमत अमली की वजह से इसकी फौज भी मजबूत हो गई और अवाम भी खुशहाल हो गई। इसने बेशुमार मस्जिदें, मदरसे और कारवां सराय बनाए और वो एशियाई कोशक का पहला हुक्मरान था जिसने बोरसा में यूनिवर्सिटी बनाई थी। और खान के बाद उसका बेटा मुराद अव्वल सुल्तान बना और इसने सल्तनत उस्मानिया को हकीकतन सल्तनत उस्मानिया बना दिया। मुराद 30 साल हुक्मरान रहा और वह इन 3 बरसों में 24 साल मैदान जंग में रहा और इसका रिकॉर्ड था कि उसने कोई जंग न हारी। उसने बल्गारिया, सर्बिया और मकदूनिया फतह कर लिए। इसकी आखिरी जंग कोसोव में हुई थी और पूरे यूरोप की फौजें इकट्ठी होकर इसके मुकाबले में मैदान जंग में उतरी, लेकिन उसने इस मुश्तरका फौज को भी खाक चुनवा दी। वो 1389 ईस्वी में कोसोव की जंग में जख्मी होकर शहीद हो गए। मुराद अव्वल के मरने की खबरें फैली तो पूरे यूरोप में जश्न मनाया गया और तमाम कलिसाओं की घंटियां बजाई गई। मुराद अव्वल ने सल्तनत उस्मानिया के रकबे में 5 गुना इजाफा किया, लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि 4 नस्लों की फतूहात के बावजूद मुराद अव्वल के इंतकाल तक सल्तनत उस्मानिया सिर्फ 20,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित थी और ये रकबा आज के रावलपिंडी डिवीजन से भी कम था। ये थी सल्तनत उस्मानिया, 4 नस्लों के बाद थी सल्तनत उस्मानिया। प्यारे दोस्तों, ये हकीकत साबित करती है कि रियासतें एक दिन में नहीं बना करती, इनकी बुनियादों में 4-4 नस्लें खप जाती हैं।
आप ईरान से लेकर वियना तक सफर करें, आपको हर 10-15 किलोमीटर बाद कोई ना कोई मज़ार, कोई ना कोई कब्रिस्तान मिलेगा। और इस कब्रिस्तान में आपको कोई ना कोई तुर्गुत, कोई ना कोई अब्दुर्रहमान, कोई ना कोई सामसा और बामसी मिलेंगे। वियना के मज़ाफ़ात और बुदापेस्ट के पहाड़ों तक भी तुर्क कब्रिस्तान है और हर कब्र के सरहाने कलमा शहादत लिखा हुआ है। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के प्यारे दोस्तों, रियासतों को रियासत बनाने में नस्लों का लहू और हड्डियां खर्च होती हैं और फिर कहीं जाकर रियासतें सर उठाती हैं, फिर कहीं जाकर इनके झंडे अक़वाम आलम के दरमियान लहराते हैं। खिलाफत उस्मानिया के रगों में भी अरतुगरुल की 18 नस्लों और 36 सुल्तानों का लहू शामिल हुआ और फिर कहीं जाकर अरतुगरुल आज की नस्लों तक पहुंचा और फिर कहीं जाके दुनिया ने तस्लीम किया कि तुर्क सिर्फ तुर्क होते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने अरतुगरुल की नस्ल के बारे में क्या खूब कहा था। उसने कहा था कि दुनिया की हर फौज किसी न किसी के स्टाइल में लड़ती है, लेकिन तुर्क सिर्फ और सिर्फ तुर्कों के स्टाइल में लड़ते हैं। अरतुगरुल की नस्ल ने सिर्फ तलवारों और घोड़ों में कमाल नहीं किया, बल्कि इसने दुनिया को ब्यूरोक्रेसी, आर्किटेक्चर, लाइफ स्टाइल और फौज साजी का मॉडर्न फन भी दिया। उस्मानी सुल्तान मशरकी यूरोप के ईसाई के बच्चों को गोद ले लेते थे। ये इन बच्चों को आला तालीम दिलाते थे और ये जब बड़े हो जाते थे तो ये इन्हें ब्यूरोक्रेसी में शामिल कर देते थे। ये बच्चे रिश्तेदारों की मजबूरियों से पाक होते थे, चुनाचे पूरी जिंदगी करप्शन फ्री रहते। तुर्क फौज का एक जानिसार दस्ता येनिचिली कहलाता था। ये लोग सिर्फ मरने के लिए मैदान में उतरते थे, लिहाजा ये कभी हार कर वापस नहीं आते। सुल्तान भी इनके खौफ से कोई नाइंसाफी या कोई गड़बड़ नहीं करते थे। ये बागी शहजादों के सर उतार देते थे और कमजोर और करप्ट बादशाह को कान से पकड़कर तख्त से उतार दिया करते थे। और आपने अगर तुर्किश आर्किटेक्चर देखना हो तो आप इस्तांबुल चले जाएं। आपको हर पुरानी इमारत, हर पुरानी मस्जिद पकड़कर बैठ जाएगी। आप इसके सहन से बाहर नहीं निकल सकेंगे। और रह गया लाइफ स्टाइल, कॉफी हो, सिगरेट हो, कागज हो, राइफल हो, बूट हो, कमोड हो, आपको इसके पीछे सल्तनत उस्मानिया और तुर्क मिलेंगे। ये तमाम चीजें इजाद यूरोप में हुई, लेकिन उन्हें बनाया और मार्केट तुर्कों ने किया। अरतुगरुल की नस्ल के हर सुल्तान ने अपने नाम से एक मोहल्ला आबाद किया था और इस मोहल्ले में शानदार मस्जिद, मदरसा, शफाखाना भी बनवाया। प्यारे दोस्तों, आप कुदरत का इनाम देखिए। अरतुगरुल के पास खेमा लगाने और घोड़ा बांधने की जगह नहीं थी, लेकिन फिर उसकी नस्ल में एक ऐसा वक्त आया जब 3 बड़े आज़मों पर इनकी हुकूमत थी। उनका झंडा चीन और रूस की सरहद से लेकर वियना और ईरान, इराक, सऊदी अरब और शाम से होता हुआ मिस्र तक जाता था। अरतुगरुल की नस्ल के एक बादशाह सुलेमान दी ग्रेट की सल्तनत 20 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक फैली हुई थी। प्यारे दोस्तों, ये होती है अल्लाह की देन। इसे कहते हैं अल्लाह ताला जब रहम करने पर आता है तो फिर ये चरवाहों की नस्ल को कौमों का ताज बना देता है। फिर ये रोज को भी इतना उरूज देता है कि रोज को भी पसीना आ जाता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वाकई ऐसा है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी कीमती मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। जल्दी हाजिर होता हूँ एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।